तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी एजुकेटर हिमांशी एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर व्हिच इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। ये चैप्टर क्लास 10 का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक बात, चलिए तो अब क्लास शुरू करने से पहले आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, चलिए। Have you ever wondered what keeps you alive every single second or even when you are sleeping? ठीक है, your heart is beating, you are breathing, the food is getting digested, but have you ever thought about how all this is happening automatically? ये सारी चीजें आप तो कंट्रोल कर ही नहीं रहे, है ना? बट स्टिल योर हार्ट इज बीटिंग, यू आर ब्रीदिंग, और आपका खाना जो आपने खाया है वो भी डाइजेस्ट होता जा रहा है ना? इस टाइम पे आपका ब्लड जो है वो भी ट्रांसपोर्ट होता जा रहा है ना? ऑल दिस इज हैपनिंग ऑटोमेटिकली। आप इन सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर रहे। फ्रॉम द मोमेंट वी वेक अप till we go to sleep and even when we are sleeping our body is constantly working। ठीक है, आप सुबह उठते हो, रात को जब तक सोते नहीं हो आपकी बॉडी काम करती रहती है ना? इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग आपकी बॉडी तब भी काम कर रही है कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द डे। ठीक, द फूड यू ईट, द एयर यू ब्रीथ, यू मूव, यू ग्रो। ठीक है, ये तो थी प्लांट एनिमल्स की बात। प्लांट्स के अंदर भी सेम सारी चीजें हो रही है ना? सिमिलरली प्लांट्स आर ऑल्सो अलाइव। ठीक है, बट दे डोंट ईट फूड एंड दे डोंट मूव लाइक अस, बट दे स्टिल सर्वाइव। कैसे? ये जितना भी सर्वाइवल का जो प्रोसेस है, हम जिंदा रह पा रहे हैं, प्लांट्स जिंदा रह पा रहे हैं, वो कैसे रह पा रहे हैं? ठीक, इन सारी चीजों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक, चलिए, इन सारे क्वेश्चंस का जवाब है लाइफ प्रोसेस। ठीक, लाइफ प्रोसेसेस आर ऑल द बेसिक फंक्शंस दैट एन ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू स्टे अलाइव। ठीक, लाइफ प्रोसेसेस वो सारे बेसिक फंक्शंस हैं जो एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है टू स्टे अलाइव। ठीक, वो ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है और वो ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है। इस चैप्टर में हम चार मेजर चीजें पढ़ेंगे। ठीक, इस चैप्टर में हम चार मेजर पढ़ेंगे विच इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के साथ साथ हम डाइजेशन भी पढ़ेंगे। ठीक, फिर हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे कि हम कैसे ब्रीथ करते हैं। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन इज डिफरेंट, है ना? दोनों बहुत अलग अलग टर्म्स हैं। तो हम ब्रीथ कैसे करते हैं, हम रेस्पायर कैसे करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है और भी जितने अलग अलग सब्सटेंसेस हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो बॉडी में कैसे मूव करते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्रीशन। जितना भी अनवांटेड टॉक्सिक मटेरियल होता है वो हमारी बॉडी से कैसे बाहर निकलता है, एक्सक्रीट आउट होता है, उसके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। ठीक बात, चलिए तो अपनी क्लास आज हम शुरू करते हैं। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टर्म था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम आगे आने वाले क्लासेस में क्या पढ़ेंगे। ठीक, चलिए ओके, चलिए यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाई डू वी ईट फूड एवरी डे? नॉर्मली एक ह्यूमन बीइंग जो है वो 21 डेज तक विदाउट फूड सर्वाइव कर सकता है ना? तो हमें रोज खाना खाने की जरूरत क्यों होती है? कभी सोचा है आपने? व्हाई डू वी ब्रीथ कॉन्टिन्यूसली? हम कॉन्टिन्यूसली क्यों ब्रीथ करते हैं? हम 5 मिनट ब्रीथ करके 5 मिनट का गैप क्यों नहीं ले लेते? फिर हम थोड़ी देर ब्रीथ करें, फिर हम रुक जाए, फिर हम ब्रीथ करें, फिर हम रुक जाए। ऐसा क्यों नहीं होता हमारी बॉडी में? क्यों हमारी बॉडी को कॉन्टिन्यूसली ब्रीदिंग की जरूरत है? ठीक, what happens inside our body that allows us to grow, move and survive? हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी प्रोसेसेस हो रही है, ऐसी कौन सी चीजें हो रही हैं जिससे हमारे अंदर ग्रोथ हो रही है, हम मूव कर पा रहे हैं एंड इवेंचुअली हम सब सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर है लाइफ प्रोसेस। ये जितनी भी एक्टिविटीज हैं दे आर अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस। ठीक, चलो व्हाट हम क्या क्या पढ़ेंगे आगे आने वाले में? हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में, न्यूट्रिशन के साथ साथ हम डाइजेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में हम आगे आने वाली क्लासेस पढ़ेंगे। ठीक है, हम एक एक करके आराम आराम से सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे आज हम न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम सारी चीजें एक साथ पढ़ेंगे तो हमें कुछ याद भी नहीं रह पाएगा और आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, है ना? इसीलिए हर एक दिन हम एक एक क्लास में हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होगा न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। ठीक बात, चलिए व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं? दे आर ऑल द बेसिक एक्टिविटीज दैट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। ठीक है, हमारे सर्वाइवल के लिए जितनी भी एक्टिविटीज जरूरी है, बेसिक एक्टिविटीज जो जरूरी है, जो एसेंशियल है, वो सब किसका पार्ट है? लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट। ठीक, दे आर द प्रोसेसेस दैट हेल्प्स ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, मेंटेन देयर बॉडी एंड रिमूव वेस्ट। ठीक, इफ दीज प्रोसेसेस स्टॉप, लाइफ स्टॉप्स। अगर ये सारी प्रोसेसेस रुक जाएंगी तो हमारी लाइफ भी रुक जाएगी। इनको हम बोलते हैं लाइफ। ठीक, चलो तो शुरू करते हैं न्यूट्रिशन से। चलिए, आपको क्या लगता है न्यूट्रिशन क्या होता है? अब तक हमने पढ़ा है कि हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन एंड यूज फूड।
जो फूड हम खाते हैं और हमारी बॉडी उसी फूड को यूज भी करती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक, अब हमें खाने की जरूरत क्यों है, क्यों हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है, क्यों हमें फूड की जरूरत है? फॉर ग्रोथ और एनर्जी एंड फॉर रिपेयर। ये तीन बेसिक फिनोमिना है, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए और एनर्जी के लिए हमारी बॉडी को फूड की जरूरत है। ठीक बात, चलिए अब न्यूट्रिशन होते हैं दो टाइप्स। ठीक, न्यूट्रिशन को अगर हम बाइफरकेट करें तो न्यूट्रिशन दो टाइप का होगा, एक होगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, चलिए देखते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम बोल सकते हैं वो न्यूट्रिशन जिससे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, है ना, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ग्रीन प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, ऑल द ग्रीन प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ठीक, ऑटोट्रॉफिक, पहली बात तो वो ऑर्गेनिजम्स जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पोजेस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलेंगे उनको, ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स में कौन से ऑर्गेनिज्म आएंगे, ऑल द ग्रीन प्लांट्स, ठीक, एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी होंगे जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक, और सारे ग्रीन प्लांट्स। ठीक बात, चलिए ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ्स में हमने क्या देखा, ऑटोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, जितना भी रॉ मटेरियल इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबको यूज करके वो क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। ठीक, उनको हम बोल देंगे ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिजम्स पोजेस करते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स को। क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक, अब हेटेरोट्रॉफ्स कौन होते हैं, जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, है ना, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे हम ह्यूमंस दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, हम हमारा खाना खुद नहीं बना सकते, हम कार्बन डाइऑक्साइड लेके हम हमारा खाना खुद नहीं बना सकते, है ना, हम वाटर से हमारा खाना नहीं बना सकते। ठीक, तो हम दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर आवर न्यूट्रिशन। ठीक बात, चलिए तो हेटेरोट्रॉफ्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, चलिए जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोल देंगे हर्बिवोर्स, है ना, वो एनिमल्स या फिर वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड नीड्स, उनको हम बोल देते हैं हर्बिवोर्स। हर्बिवोर्स के अंदर कौन आते हैं, काउस, बफेलोस, डियर्स, गोट, है ना, जो कैसा खाना खाते हैं, जो प्लांट्स खाते हैं। ठीक बात, चलिए फिर दूसरे हेटेरोट्रॉफ में आते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, जैसे लायन, टाइगर, जितने भी जो भी हमारी फूड चेन होती है उसमें सबसे ऊपर आने वाले ऑर्गेनिजम्स, है ना, जो कि किस पे फीड करते हैं, जो कि हर्बिवोर्स को खाते हैं, जो हर्बिवोर्स पे फीड करते हैं, दूसरे एनिमल्स पे फीड करते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोर्स। एक और क्लास ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स है जिसको हम बोलते हैं डीकंपोजर्स। क्या नाम है उनका, डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जो डेड एंड डीकेइंग मैटर पे सर्वाइव करते हैं, है ना, जो भी सड़ा गला हुआ खाना होता है या फिर जो डेड एंड डीकेइंग मैटर होता है उस पे जाके कौन फीड करते हैं, डीकंपोजर्स फीड करते हैं। और एक और आते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। चलो, पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि किस पे डिपेंडेंट होते हैं, वो भी डिपेंडेंट होते हैं दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे, लेकिन वो क्या करते हैं, उनको मार के नहीं खाते, है ना, वो सिर्फ बिना हार्म किए उनको क्या करते हैं, उन पे जाके उनसे न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक बात, वो उनको हार्म नहीं करते, वो उनको किल नहीं करते इवेंचुअली, वो सिर्फ उन पे जाके स्टिक हो जाएंगे, ऑर्गेनिजम्स पे जाके, दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे जाके स्टक हो जाएंगे और न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करेंगे। ठीक, उनको हम बोल देंगे पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। आई बात आपको समझ में कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं। चलिए तो अब हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में भी हमने क्या देखा, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाएंगे, ग्रीन प्लांट्स एक प्रोसेस होता है जिससे अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या नाम है उस प्रोसेस का, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से अपना खाना खुद बनाते हैं। व्हाट इज फोटो, फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मतलब लाइट की प्रेजेंस में अपना खाना खुद बनाना। ठीक, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ग्रीन प्लांट्स कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफ्स होंगे जो अपना खाना कौन से प्रोसेस से बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। तो आज हम वही फोटोसिंथेसिस के बारे में करेंगे।
ठीक, चलो चलिए अब हम पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाट इज फोटो? फोटो मीन्स लाइट। फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट होगा। एंड सिंथेसिस इज खाने का बनना, है ना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड, तो मतलब लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाती है प्लांट, है ना। ये प्लांट है, प्लांट किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। सन है, सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट क्या करेगी? अपना खाना खुद बनाएगी। ठीक, चलो चलो फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है बाय विच प्लांट्स क्रिएट कार्बोहाइड्रेट्स यूजिंग लाइट एनर्जी। ठीक, फोटोसिंथेसिस एक कैसा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है। चलिए फोटोसिंथेसिस के बारे में एक बार देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस को हम ये भी बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी से कन्वर्जन होता है टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी कौन है? जो सन, सन क्या दे रही है? प्लांट को लाइट दे रही है। तो लाइट एनर्जी से कन्वर्जन होता है टू केमिकल एनर्जी, है ना। यही बात तो लिखी है कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है? एक केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस है बाय विच प्लांट्स क्रिएट कार्बोहाइड्रेट्स यूजिंग लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करती है। ठीक बात, चलिए कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। चलिए कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल्ड बाय फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को जितना भी कार्बन और एनर्जी चाहिए, है ना, प्लांट्स को जितना भी कार्बन का सोर्स और एनर्जी चाहिए वो कौन फुलफिल करता है? फोटोसिंथेसिस को। तब बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट अपनी कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है। ठीक बात। इट इज द प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉफ्स टेक्स इन सब्सटेंसेस फ्रॉम द आउटसाइड। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे क्या होगा? जो प्लांट्स होते हैं वो बाहर से सब्सटेंसेस यूज करते हैं, है ना, बाहर से या इन्वायरमेंट से सब्सटेंस यूज करेंगे। कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। ठीक, तीन चीजों का यूज करेंगे, लाइट एनर्जी विच इज सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज करके कन्वर्ट देम इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। और किसमें बनाते? और फिर किसमें कन्वर्ट होती है? जो CO2 होगा वो किसमें कन्वर्ट होता है? स्टार्च में कन्वर्ट होता है। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च। ठीक, स्टार्च का कन्वर्जन होगा या ग्लूकोज का कन्वर्जन होगा किससे? CO2। ठीक बात, आई बात आपको फोटोसिंथेसिस की समझ? चलिए और मैं आपको समझाती हूँ फोटोसिंथेसिस में क्या होगा। प्लांट्स क्या यूज करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। चलिए प्लांट्स यूज करेंगी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्या यूज करती है? सनलाइट। ठीक, सनलाइट के साथ साथ प्लांट ऑल्सो यूजेस क्लोरोफिल। ठीक, प्लांट्स ने क्या क्या यूज किया? कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वाटर लिया, सनलाइट और क्लोरोफिल। ठीक, और किसमें कन्वर्ट हुआ? कार्बोहाइड्रेट। किसमें कन्वर्ट हुआ? कार्बोहाइड्रेट। और किसका रिलीज हुआ? ऑक्सीजन का। ठीक, प्लांट से जो ऑक्सीजन हमें मिलती है वो ऑक्सीजन किस प्रोसेस के थ्रू बाहर रिलीज होती है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू रिलीज होती है। ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट है वो कौन है? ग्लूकोज या स्टार्च बोल सकते हैं। ठीक, C6H12O6 ग्लूकोज। ठीक बात, चलिए चलिए अब मैंने आपको क्या बोला कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है। तो अब ये जो क्लोरोफिल है ये क्या है? प्लांट्स, प्लांट्स कैसे होते हैं? मोस्टली आपको प्लांट्स ग्रीन कलर के दिखते हैं। ठीक है, प्लांट्स की जो लीव्स होती है मोस्टली कैसी होती है? ग्रीन कलर की होती है। तो ये ग्रीन कलर कैसे आया प्लांट्स के पास? है ना, प्लांट्स के पास ऐसा कुछ ऑर्गेनली होगा या प्लांट के अंदर ऐसा कोई पिगमेंट प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रीन कलर के होते हैं। तो क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है जो प्लांट्स को क्या करता है? ग्रीन कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक, और यही क्लोरोफिल क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है प्लांट। चलिए अब प्लांट के पास एक स्पेशल ऑर्गेनली होता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये सिर्फ प्लांट्स के पास होता है, एनिमल के पास ये ऑर्गेनली नहीं होता। ये है क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये एक क्लोरोप्लास्ट है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, बाहर एक मेम्ब्रेन, अंदर एक मेम्ब्रेन। और अंदर क्या प्रेजेंट है? ये आपको डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इनको हम बोलेंगे थाइलाकॉइड। क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड्स। चलिए मैं लेबलिंग करके दिखा देती हूँ आपको। ये है आउटर मेम्ब्रेन, ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, ये है इनर मेम्ब्रेन। ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड। और इन्हीं थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल इनके अंदर प्रेजेंट होता है।
ठीक बात, चलिए। और ये जो आपको ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर दिख रहा है बाहर, ये इसका नाम है स्ट्रोमा। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के पास अपना डीएनए होता है, खुद का न्यूक्लियस होगा। ठीक, ये अपने प्रोटीन्स खुद बनाती है। चलिए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ऐसे ही क्लोरोप्लास्ट होता है। इसके पास खुद का डीएनए होगा, खुद अपनी प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, राइबोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट। ठीक बात, चलिए। अब मैंने आपको क्या बताया कि इसके पास आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, थाइलाकॉइड प्रेजेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, थाइलाकॉइड प्रेजेंट है। थाइलाकॉइड, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है ना, कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स जो एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, इनको हम बोल देंगे थाइलाकॉइड। ठीक, अब इन्हीं थाइलाकॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है। चलिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल प्रेजेंट है। क्लोरोफिल क्या है? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। क्या है? ग्रीन पिगमेंट है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल भी कहां प्रेजेंट होता है? थाइलाकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है। आई बात समझ में? चलिए देखते हैं। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस प्राइमरीली इन द लीव्स ऑफ द प्लांट। अब फोटोसिंथेसिस कहां होता है? प्लांट की लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, अभी हम जो बोल रहे हैं कि प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो ये जितनी भी प्रोसेस है, खाने बनने की प्रोसेस, कार्बोहाइड्रेट की प्रोडक्शन का जो प्रोसेस हो रहा है, ये कहां हो रहा है? जहां पे लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इनटू केमिकल एनर्जी, ये सारी प्रोसेसेस कहां हो रही है? प्लांट में, लीव्स में हो रही है। ठीक, प्लांट में कहां पे हो रही है? पर्टिकुलरली लीव्स में होती है, स्पेसिफिकली विद इन द स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, और इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या हो रही है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। ठीक बात, प्लांट के अंदर जो ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर्स है वो लीव्स ही होती है ना? तो जाहिर सी बात है, तो लीव्स के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोप्लास्ट। तो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। इसीलिए हम लीव्स को और क्या बोलते हैं? किचन ऑफ द प्लांट। प्लांट का किचन, किचन क्यों बोलते हैं? जहां खाना बनता है ना? तो लीव्स आर द किचन ऑफ अ प्लांट। चलिए, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन क्लोरोफिल। मैंने आपको बताया क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, जो कि एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ठीक, और ये ग्रीन पिगमेंट क्या करता है? इट कैप्चर्स लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। सन से जो एनर्जी आ रही है, जो सन से लाइट एनर्जी आ रही है, उसको कैप्चर करने का काम या उसको पकड़ के रखने का काम कौन करेगा? क्लोरोफिल। ठीक, प्लांट को लाइट एनर्जी चाहिए खाना बनाने के लिए, तो वो लाइट एनर्जी को कौन पकड़ के रखता है? क्लोरोफिल पकड़। ठीक बात, चलिए। क्लोरोप्लास्ट आर मोस्ट अबंडेंट इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ। चलिए, मैं आपको बताती हूँ। लीफ है, एक मिनट, ये देखिए ये देखिए, ये सपोज एक लीफ प्लांट है। ठीक, प्लांट का अगर हम लीफ इंटरनल ऑर्गन देखें, इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं प्लांट लीव्स की, हम लीव्स की अगर हम एनाटॉमी देखें, चलिए सर्कुलर स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसमें से हम सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी प्लांट में? एपिडर्मिस। तो सबसे बाहर क्या होंगी? एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, ये प्लांट की, ये हम लीफ की एनाटॉमी देख रहे हैं, लीफ का हम इंटरनल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। ठीक, सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एपिडर्मिस बोलेंगे, है ना? तो सबसे बाहर प्लांट पे प्रेजेंट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के पास भी ऊपर क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ठीक, तो ये सबसे बाहर की जो लेयर ऑफ सेल्स है, इसको हमने क्या बोल दिया? एपिडर्मिस बोल दिया। अब प्लांट्स के अंदर मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट हो। ठीक, प्लांट्स के अंदर ऐसी लंबी लंबी स्ट्रक्चर्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं मीजोफिल सेल। ठीक, अब जो मीजोफिल सेल होगी, मीजोफिल सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। ठीक, अब मीजोफिल सेल के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, बहुत सारी मीजोफिल सेल्स होंगी लीफ के अंदर, और हर मीजोफिल सेल के अंदर बहुत सारी क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। आई बात समझ में कि क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली में कहां प्रेजेंट होता है? लीफ में। ठीक, चलिए लेबलिंग करते हैं। आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया? एपिडर्मिस बोल दिया। ठीक, आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के ऊपर भी क्या प्रेजेंट होगा? क्यूटिकल प्रेजेंट। ठीक, फिर अंदर क्या प्रेजेंट होती है? मीजोफिल सेल्स होती है। ये क्या है? मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल होगी। मीजोफिल सेल के अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा? मीजोफिल सेल के अंदर भी प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। तो यहां प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट। ठीक बात, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट लेयर हमने बताई एपिडर्मिस। फिर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के पास लीव्स में। ये जो मीजोफिल सेल्स होती है ना, ये सिर्फ लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ये स्टेम या रूट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो जो मीजोफिल सेल है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट। आई बात समझ में कि क्लोरोप्लास्ट कहां प्रेजेंट होगा? यही क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होंगी? यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होगा क्लोरोफिल, जो कि वो क्लोरोफिल
विच ट्रैप्स द सोलर एनर्जी, और किसमें हेल्प करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, चलिए, क्लोरोप्लास्ट आर मोस्ट अबंडेंट इन मीसोफिल सेल्स ऑफ लीफ। समझ आया कि मीसोफिल सेल कहां प्रेजेंट होते हैं? मीसोफिल सेल्स प्रेजेंट है लीव्स के अंदर, ठीक है, और इन्हीं मीसोफिल सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस जो भी हो रहा है कहां हो रहा है? लीव्स के अंदर हो रहा है। याद रखना, प्लांट्स की लीव्स के पास होगा, क्लोरोप्लास्ट भी प्लांट्स में लीव्स में ही प्रेजेंट होता है, वेयर दे आर वेल पोजीशन्ड टू रिसीव लाइट। और ये ऐसे पोजीशन होती है लीव्स की उनको डायरेक्टली सनलाइट मिले, ठीक बात। चलिए, अब फोटोसिंथेसिस, चलिए ये इक्वेशन जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी अब और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द अब्सॉर्ब्ड लाइट एनर्जी कन्वर्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज। ठीक, फोटोसिंथेसिस में क्या होगा? जो एनर्जी या फिर जो लाइट हमने अब्सॉर्ब करी, जो लाइट प्लांट्स ने अब्सॉर्ब करी थी, वो लाइट क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट करेगा। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को कन्वर्ट करेगा किसमें? ग्लूकोज में, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेगा, एंड ऑक्सीजन रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट। और क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन रिलीज, ठीक है। ये एक इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस, ठीक, और बैलेंस इक्वेशन है ये, ठीक है, याद कर लेना, बहुत बार पूछा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है, क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। क्या कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का कन्वर्जन हो रहा है। कौन करा रहा है ये कन्वर्जन? सनलाइट, लाइट एनर्जी करा रहा है। कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। कौन कराएगा? क्लोरोफिल कराएगा, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। एज ए बाय प्रोडक्ट क्या रिलीज हो रहा है? ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन प्लांट यूज नहीं करती, प्लांट क्या करती है? इन्वायरमेंट में ये ऑक्सीजन रिलीज कर देती है, और यही ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। हम बोलते हैं ना प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन, तो प्लांट्स कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है? इस प्रोसेस से प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है। आई बात समझ में? फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कहाँ होता है, क्यों होता है? प्लांट्स को खाने की जरूरत है, इसीलिए होता है, ठीक। प्लांट को भी एनर्जी चाहिए, प्लांट को भी अपना ग्रो करना है, प्लांट को भी फूड की जरूरत है, एनर्जी ग्रो करना है, रिस्पायर करना है, जितनी भी प्रोसेसेस है उसके लिए ग्लूकोज जरूरी है। तो ग्लूकोज प्लांट ऐसे बनाती है खुद। आई बात समझ में कि फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है, किस चीज का कन्वर्जन होगा? लाइट एनर्जी से कन्वर्जन होगा इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक बात। चलिए, ये तो था फोटोसिंथेसिस। चलिए, अब एक इंपॉर्टेंट और प्लांट के पास स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है स्टोमेटा। मैंने आपको क्या बताया कि प्लांट्स क्या यूज कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स के पास ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आया? हमने बोला कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल लेता है और CO2 रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहा है। तो ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर प्लांट के पास प्रेजेंट है जिससे प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है? हमें तो पता है हमारे पास नोज है, हमारे पास लंग्स है, जिससे हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, है ना। तो प्लांट के पास ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर होती है जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है? प्लांट्स के पास प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा इज द नोज ऑफ प्लांट, है ना। स्टोमेटा ऐसी स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये स्टोमेटा है, प्लांट की लीव्स में प्रेजेंट होगी ये भी, ठीक है। ये बहुत टाइनी टाइनी स्ट्रक्चर्स होती हैं, आपको बाय नेकेड आईज विजिबल नहीं होती, दीस आर विजिबल ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक। ये एक स्टोमेटा है, प्लांट की सरफेस पे प्रेजेंट होगी, लीव्स के सरफेस पे ये पाई जाए। चलिए एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है एक स्टोमेटा, ठीक। स्टोमेटा के पास प्रेजेंट होंगे दो गार्ड सेल। क्या प्रेजेंट होंगे? दो गार्ड सेल प्रेजेंट है, दो गार्ड सेल प्रेजेंट है। ये आपको जो पोर दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टोमेटल पोर। क्या बोलेंगे? स्टोमेटल पोर। और ये बाहर आपको जो सेल्स दिख रही हैं इनका नाम है सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, ठीक बात। और ये जो गार्ड सेल्स हैं, गार्ड सेल्स के पास भी क्या प्रेजेंट होंगी? क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल के खुद के पास भी क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस होती है, ठीक है। चलो, आई बात आपको समझ में? अब ये आपको गार्ड सेल्स दिख रहे हैं, गार्ड सेल्स की आपको शेप कैसी दिख रही है? किडनी शेप नहीं दिख रहा, बीन शेप, राजमा की शेप, किडनी बीन जो होती है राजमा के शेप के, ये क्या होते हैं? गार्ड सेल्स। तो हम गार्ड सेल्स को क्या बोल सकते हैं? किडनी बीन शेप्ड, किडनी बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होती है गार्ड सेल्स, ठीक। चलो, गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटल पोर है, सब्सिडरी सेल्स हैं एंड क्लोरोप्लास्ट। चलो ठीक है, अब देखते हैं ये कैसे पोर्स होते हैं। टाइनी पोर्स होते हैं, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स की सरफेस को मिलते हैं, इससे गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक। ये पोर आपको दिख रहा है, ये पोर अभी आपको कैसा दिख रहा है? ओपन, है ना, ये पोर ओपन है अभी। चलिए एक बार मैं आपको स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग बता दूं। ये देखिए, क्या गार्ड सेल्स हैं। अब इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या है? वाटर फिल्ड है। ये गार्ड सेल्स में क्या है? अभी पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है इसीलिए एकदम टाइट है। कैसी है? टाइट है और फूली हुई है, ठीक है, टाइट है एंड फूली हुई है, इसीलिए ये स्टोमेटल पोर ओपन है, ठीक बात। अब इस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम गार्ड सेल्स को? अभी गार्ड सेल्स कैसी है? गार्ड सेल्स के अंदर क्या है? अभी ये देखिए,
अभी गार्ड सेल्स में क्या है, वाटर की प्रेजेंस है। गार्ड सेल्स में अभी क्या है, वाटर की प्रेजेंस है। जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर की प्रेजेंस होती है और जब स्टोमेटल पोर ओपन होता है तो हम बोलते हैं गार्ड सेल्स की स्ट्रक्चर कैसी है, टर्जिड। गार्ड सेल्स कौन सी कंडीशन में है, टर्जिड कंडीशन में है। टर्जिड एक ऐसी कंडीशन है, पहली बात तो जब स्टोमेटल पोर ओपन होता है, ठीक है। जब गार्ड सेल्स अपनी टर्जिड कंडीशन में होते हैं तब स्टोमेटा का जो पोर है वो ओपन होगा, ठीक। टर्जिड एक ऐसी कंडीशन है जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी फिल्ड है, वाटर जब इसके अंदर फिल्ड है तब उस कंडीशन में गार्ड सेल्स कैसे होते हैं, फूले हुए होते हैं और उस कंडीशन को हम बोल देते हैं टर्जिड कंडीशन, ठीक। गार्ड और इसमें क्या होगा, ओपन होगा स्टोमेटल पोर, ठीक। गार्ड सेल्स की एक और कंडीशन होती है, उसको हम बोलते हैं फ्लैसिड। जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी नहीं भरा हुआ होगा, है ना, गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरा हुआ नहीं है, अभी तो कैसी है गार्ड सेल्स, ऐसी है ना, अभी स्टोमेटल पोर ओपन है, लेकिन जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरा हुआ नहीं होता तब गार्ड सेल्स ऐसी हो जाती है। अब आपको इसमें स्टोमेटल पोर दिख रहा है, नहीं। तो जब फ्लैसिड कंडीशन होती है तब स्टोमेटल पोर कैसा रहता है, क्लोज्ड, मतलब इसके अंदर अभी पानी की प्रेजेंस नहीं है, पानी इसके अंदर नहीं है, और कैसे है ये, फ्लैसिड है। उस कंडीशन को हम बोल देते हैं फ्लैसिड कंडीशन। उस कंडीशन में क्या होगा, गार्ड सेल्स फ्लैसिड कंडीशन में होंगे और स्टोमेटल पोर क्लोज रहेगा। आई बात समझ में कि कौन सी कंडीशन में स्टोमेटल पोर ओपन है और कौन सी कंडीशन में स्टोमेटल पोर क्लोज है। जब गार्ड सेल्स अपनी टर्जिड वाली कंडीशन में, टर्जिड कंडीशन जब उसके अंदर पानी भरा हुआ है, अच्छे खासे फूले हुए हैं गार्ड सेल्स, तब स्टोमेटल पोर ओपन होगा। जब ओपन होगा तो गैसेस का आराम से एक्सचेंज हो जाएगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी और जो ऑक्सीजन है वो बाहर जाएगी। फ्लैसिड कौन सी कंडीशन है, फ्लैसिड कंडीशन में स्टोमेट जितना भी वाटर होता है वो लूज हो जाता है और कहाँ चला जाता है, सब्सिडरी सेल्स के पास। ठीक, गार्ड सेल्स का जितना भी पानी होगा वो कहाँ चला जाएगा, बाहर वाली सेल्स में चला जाएगा, और गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे, पिचक जाएंगे, है ना, एकदम पिचक जाएंगे, और ये स्टोमेटल पोर कैसा हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज हो जाएगा तो इसके अंदर कोई भी डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा पाएगा, ना ऑक्सीजन बाहर आ पाएगी, तो उस वजह से क्या होगा, स्टोमेटल पोर क्लोज हो। ठीक, दो कंडीशन है, टर्जिड एंड फ्लैसिड। आई बात समझ में, चलिए। Gaseous exchange takes place in the leaves through these pores for the process of for the purpose of photosynthesis. Gaseous exchange होता है किसमें, leaves के अंदर, through these pores, इन pores के through gaseous exchange होगा for the purpose of photosynthesis. The opening and closing of pore is the function of guard cells. जो स्टोमेटल पोर है वो ओपन और क्लोज किसकी वजह से हो रहे हैं, गार्ड सेल्स की वजह से। ठीक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो रही है स्टोमेटा की, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, गार्ड सेल्स कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक बात, चलिए। द गार्ड सेल्स swell when water flows into them. गार्ड सेल्स कैसे हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं जब इनके अंदर वाटर जाता है, causing the stomatal pore to open, जिसकी वजह से स्टोमेटल पोर ओपन हो जाता है। ठीक, और जब इनके अंदर वाटर नहीं होता तब इनके अंदर फ्लैसिड कंडीशन होती है और स्टोमेटल पोर क्लोज होता है। आई बात समझ में, चलो अब हम देखेंगे हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, है ना, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड, उनको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक, अब हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर मैंने आपको बताया था 4 ऑर्गेनिजम्स होंगे। हर्ब, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये है हर्बिवोर्स। एक मिनट, ये बेटा ओमनिवोर्स नहीं है, ये है हर्बिवोर्स। ये है हर्बिवोर्स। ठीक, हर्बिवोर्स होंगे जो कि क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर फूड। वो ऑर्गेनिजम्स जो घास फूस खाते हैं, है ना, जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, जो ग्रासेस ग्रेजिंग वाले जितने भी एनिमल्स होंगे, शीप काऊ हो जाएगी, गोट हो जाती है, बफलोज हो जाती है, डियर हो जाएगा, तो ये जितने भी ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना, वो ऑर्गेनिजम्स जो किस पे डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉफ्स, मतलब प्लांट्स पे जो डिपेंडेंट होते हैं उनको हम बोल देते हैं हर्बिवोर्स। फिर आते हैं कार्निवोर्स, जो दूसरे एनिमल पे डिपेंडेंट हो, है ना, जो लायन, टाइगर, चीता, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये कैसे हैं, कार्निवोर्स हैं, ये दूसरे प्रे पे किल करेंगे, है ना, जितने भी एनिमल्स हैं उनको मार के अपना खाना खाते हैं। डिकम्पोजर्स वो होते हैं जैसे फंगाई, ये क्या करती है, जहां डेड एंड डीके मैटर होता है उनको अपना खाना, वहां से अपना खाना लेती है। ठीक है, और फिर आते हैं पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे जाके स्टक हो जाते हैं, उन पे जाके चिपकते हैं, बिना उन्हें मारे, उन्हें हार्म कॉज करे, क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं। ठीक, हर्बिवोर्स में तो देखिए उनको किल कर रहे थे, वो प्लांट्स को खा जा रहे थे, है ना, इसमें क्या होता है, अब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन डायरेक्टली, इनके पास ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे क्या करते हैं, वो अपना खाना अब्सॉर्ब करते हैं। आई बात समझ में आपको, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर मैंने आपको सारे एग्जांपल्स बता दिए थे। चलिए अब हम देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होगा। अब तक हमने क्या देखा था कि जितना भी खाना हमने खा लिया, है ना, हमने फूड को खा तो लिया, हमें फूड ऑब्टेन तो हो गया, लेकिन अब हम उसमें से न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे, है ना, उसमें से हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, वो अब हम देखेंगे डाइजेशन। ठीक, डाइजेशन इन ह्यूमंस। चलिए, सबसे पहली बात तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराएगा। क्या प्रोवाइड कराएगा, न्यूट्रिएंट्स। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होगा उसके अंदर क्या होगा, हमारे जितना भी हमने खाना खाया है उसका ब्रेक डाउन होगा,
है ना, और उसमें से हमारी सेल्स, हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं वो न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करेंगे। ठीक, तो वो उसी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। चलिए, ये आपको दिख रहा है पूरा ये डाइजेस्टिव सिस्टम एक सिर्फ एक ट्यूब से बना है और उस ट्यूब का नाम है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम किसका बना है? एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इट इज अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ माउथ टू द एनस। माउथ से शुरू होगा और किस पे खत्म होता है? एनस पे जाके खत्म। ठीक, माउथ से हम इंजेस्ट करते हैं, खाना खाते हैं, और एनस के थ्रू हम इजेस्ट करते हैं, मतलब इजेशन एंड इंजेशन। ठीक बात। चलिए, नाउ वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। हर रीजन का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक, अभी हम देखेंगे हर रीजन का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शन होगा, उसके बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले अब हम इस डायग्राम को देख लेते हैं, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। चलिए, माउथ है सबसे पहले। माउथ के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होगा? पहली बात तो माउथ को हम और क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। क्या बोलेंगे माउथ को? बकल कैविटी माउथ को बोलते हैं। माउथ में हमारे पास दो चीजें प्रेजेंट है, एक है टीथ, दूसरा है टंग। ठीक, टंग एंड टीथ प्रेजेंट है हमारे माउथ। ठीक, फिर माउथ से थोड़ा नीचे आएंगे, हमारे पास प्रेजेंट है ईसोफेगस। ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं, है ना, हमारा फूड ट्रैवल करेगा टुवर्ड्स दी स्टमक। फिर आता है स्टमक, ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है स्टमक। ठीक, स्टमक होता है, कैसा शेप होता है? जे शेप्ड स्ट्रक्चर स्टमक होता है। स्टमक के ऊपर प्रेजेंट है लिवर। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन, पूरे हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें से सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन इज लिवर। ठीक, लिवर के पास प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जिसके अंदर बाइल का प्रोडक्शन होगा। ठीक, फिर हमारे पास प्रेजेंट है पैनक्रियाज, ये है पैनक्रियाज। ठीक, फिर हमारे पास प्रेजेंट है लार्ज इंटेस्टाइन। ये जो बड़ी सी आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और अंदर जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है उसको हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है जिसको हम बोलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा सबसे ज्यादा डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो। ठीक, फिर ये है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे एंड वाला पार्ट होता है उसे हम बोलेंगे, एक होगा रेक्टम। रेक्टम, एक होगा रेक्टम, जहां हमारा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्टोर होता है, और एनस है लास्ट में, जिसके थ्रू हमारा जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाए। ठीक बात, आई आपको पूरी बात समझ में? टंग, बकल कैविटी, ईसोफेगस जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। फिर हमारे पास प्रेजेंट है स्टमक, स्टमक के पास प्रेजेंट है लिवर। ठीक, लिवर, लिवर के पास प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर। फिर है हमारे पास प्रेजेंट पैनक्रियाज, फिर है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन वी हैव लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। एनस। ठीक, अब इन सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए, स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ। माउथ, बकल कैविटी से स्टार्ट करेंगे। माउथ में मैंने आपको बताया हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास टंग है और हमारे पास टीथ है। ठीक, द फूड इज क्रश्ड विद द हेल्प ऑफ टीथ। हमारा जो भी हम खाना खाते हैं वो किससे हम क्रश करते हैं? टीथ से। टीथ चू करने के काम आता है, बाइट करने के काम आती है, तो टीथ क्या करेगा? जितना भी हमने खाना खाया है उसको चू करने के काम आता है। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट। हमारी जितनी भी लाइनिंग है एलिमेंट्री कैनाल की वो बहुत सॉफ्ट है, बहुत डेलिकेट है। तो हम हमारा फूड जो खाते हैं इसीलिए उसका वेट होना बहुत जरूरी है। आप ड्राई फूड कभी आप खाओ तो आपको अचानक से खांसी आ जाती है ना, क्यों? क्योंकि वो वहां अटक जाता है, वो हमारी कैनाल में जाके ईसोफेगस में जाके अटक जाता है, जिसकी वजह से हमें खांसी आ जाती है। इसीलिए फूड का क्या होना जरूरी है? पहले वेट होना जरूरी है, फूड का स्लाइमी होना जरूरी है, फूड को हमें वेट करना जरूरी है टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ, ताकि वो इजीली अंदर जा सके, है ना, ताकि इजीली वो आगे जा सके, उसका पैसेज स्मूथ हो जाए। ठीक है, अब जो हमारा खाना होता है वो स्मूथ या वेट किसकी वजह से होता है? सलाइवा की वजह से, है ना। हमारे माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और यही सलाइवरी ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं? सलाइवा सिक्रीट। ठीक, सलाइवा कहां से सिक्रीट होता है? सलाइवरी ग्लैंड्स से सिक्रीट होते हैं सलाइवा। चलिए, सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द बकल कैविटी। हमारे माउथ में बकल कैविटी में क्या प्रेजेंट है? सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं व्हिच सिक्रीट्स सलाइवा, जो कि क्या सिक्रीट करेंगे? सलाइवा सिक्रीट करेंगे। सलाइवा इज एंटीबैक्टीरियल। सलाइवा कैसा है? एंटीबैक्टीरियल इन नेचर होता है, और इसके अंदर वाटर और एंजाइम्स प्रेजेंट। ठीक, एंटीबैक्टीरियल होगा और कैसा होगा? थोड़ा सा एसिडिक इन नेचर होता है, एंड इट कंटेन्स वाटर एंड एंजाइम्स। ठीक, सलाइवा इज एंटीबैक्टीरियल एंड कंटेन्स वाटर एंड एंजाइम्स। ठीक, सलाइवा इज एंटीबैक्टीरियल इन नेचर, वाटर एंड एंजाइम्स से मिलके बना हुआ है। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। ठीक, वाटर एंड एंजाइम से मिलके बना है, तो कौन सा एंजाइम है सलाइवा के पास? सलाइवरी अमाइलेज। ध्यान रखना, ये बात भी इंपॉर्टेंट है, किससे मिलके बना है? सलाइवरी अमाइलेज। मतलब कौन सा एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट है, कौन सा बायोकैटलिस्ट इसके पास प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट है। आई बात समझ में? ठीक है। ऑल्सो सलाइवा कैसा है? एंटीबैक्टीरियल है, वाटर एंड एंजाइम से मिलके बना है। ठीक, सलाइवरी अमाइलेज है। अब याद रखना, ये जो सलाइवरी अमाइलेज है इसका काम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज जो है इसका काम है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की बहुत सारी फॉर्म्स हैं,
स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है और सबसे छोटी फॉर्म होती है मोनोसैकेराइड। ठीक, मोनोसैकेराइड। अब इस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब जो भी स्टार्च या पॉलीसैकेराइड होगा उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाएगा और ये ब्रेकडाउन कौन करेगा? सलाइवरी अमाइलेज। तो हम बोल सकते हैं कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है ये कहां से स्टार्ट हो गया? हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो गया, है ना। उसको स्टमक तक पहुंचने की जरूरत नहीं है डाइजेशन होने के लिए। माउथ का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो गया है? फूड का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो गया है? फ्रॉम दी माउथ। माउथ से ही फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो गया है। और फूड में भी कौन सा न्यूट्रिएंट और कौन सा सब्सटेंस डाइजेस्ट होना स्टार्ट हुआ है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम दी माउथ, राइट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करती है सलाइवरी अमाइलेज। चलो, द फूड इज मिक्स्ड थॉरली विद सलाइवा। फूड जो हमारा होता है वो सलाइवा से मिक्स्ड होता है एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल चूइंग बाय द मस्कुलर टंग। और पूरे मुंह में क्या होता है? मूव करता है हमारा खाना विद द हेल्प ऑफ टंग। दिस पार्शियली डाइजेस्टेड वेट एंड चूड फूड इज कॉल्ड बोलस। अब इस पार्शियली डाइजेस्टेड क्यों बोला? आधा अधूरा डाइजेस्ट हुआ है क्योंकि अब तक सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ही ब्रेक डाउन शुरू हुआ है। ठीक, वेट है ये। चूड फूड है ना, इसको हमने अच्छे से चबा लिया है और कैसा एक स्लाइमी सा पेस्ट जैसा बन गया है। उस पेस्ट को या उस स्ट्रक्चर को, उस पार्शियली डाइजेस्टेड खाने को हम क्या बोलेंगे? बोलस बोलेंगे। आई बात समझ में? माउथ में आपको समझ आ गया कि क्या क्या प्रेजेंट होगा। टंग का क्या काम है? टीथ क्रशिंग के लिए काम आती है ना। हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे जो कि क्या सिक्रीट करेंगे? सलाइवा सिक्रीट करेंगे। सलाइवा के पास क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स एंड वाटर से मिलकर बना है। और कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है? ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जैसे स्टार्च का ब्रेकडाउन करेगा टू पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड, है ना। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्जन करेगा। चलिए, फिर आता है माउथ के बाद ईसोफेगस। ठीक, माउथ के पास कौन सी स्ट्रक्चर थी? ईसोफेगस थी। लॉन्ग ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर थी ईसोफेगस। द लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स। जो ईसोफेगस की लाइनिंग है किससे बनी हुई है? स्मूथ मसल से बनी हुई है। ठीक है, हमने टिश्यूज में पढ़े थे अलग अलग टाइप्स ऑफ मसल्स, टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो किससे मिलकर बनी है? ईसोफेगस स्मूथ मसल से मिलकर बनी है। द फूड इज मूव्ड इन अ रेगुलेटेड मैनर। फूड एक रेगुलेटेड मैनर में मूव करता है अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब सो दैट इट कैन बी प्रॉपर्ली डाइजेस्टेड इन ईच पार्ट। ठीक, द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली। अब क्या होगा? जो ईसोफेगस है, नहीं, पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके अंदर मसल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी मसल्स? स्मूथ मसल्स प्रेजेंट, जो कि क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। कॉन्ट्रैक्ट करती है जिसकी वजह से खाना आगे बढ़ता है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सपोज ये ईसोफेगस है, ठीक है। ईसोफेगस में हमारा ये खाना है, ये बोलस। ठीक, व्हाट इज दिस? दिस इज बोलस। अब क्या होगा? यहाँ जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ईसोफेगस का वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा? अब जो ये फूड है इस पे प्रेशर लगेगा और ये आगे बढ़ेगा, है ना। आगे बढ़ेगा तो आगे से कॉन्ट्रैक्शन होगा। ऐसे करते करते धीरे 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 फूड आगे बढ़ता है ना। इस कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ठीक, इस मूवमेंट को, इस कॉन्ट्रैक्शन को जो रिदमिकली हो रहा है, इस उसको हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे भी फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। ठीक, ये एक तरीके का मूवमेंट है जिसमें क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट करती है स्मूथ मसल्स जिसकी वजह से फूड मूव्स फॉरवर्ड। चलिए, दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट। पूरे गट में मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल में ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जिससे खाना आगे बढ़ता चला जाता है। ईसोफेगस को हम और क्या बोलते हैं? फूड पाइप भी बोलते हैं। आई बात समझ में? ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा। ईसोफेगस का काम बस इतना है कि फूड को माउथ से कहां पहुंचाना? स्टमक तक पहुंचाना। ठीक बात। और इसके अंदर कौन सी मूवमेंट होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ये कि कौन सी मूवमेंट है? ये कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट। ठीक है, कौन सी मसल से मिलकर बनी होती है ईसोफेगस? स्मूथ मसल से। ठीक है, ईसोफेगस को हम और क्या बोलते हैं? फूड पाइप। गॉट इट? चलिए, अब कमिंग टुवर्ड्स स्टमक। स्टमक के पास क्या है? द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज टेकन टू स्टमक बाय ईसोफेगस फ्रॉम द माउथ। अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड था मतलब इसके अंदर अब तक किसका डाइजेशन स्टार्ट हुआ है? सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। पूरा भी नहीं हुआ, सिर्फ स्टार्ट हुआ था। ठीक, और फिर खाना कहाँ आ गया? माउथ से ईसोफेगस के थ्रू होता हुआ स्टमक तक आ गया। ठीक, स्टमक इज अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। जो स्टमक होगा एक लार्ज ऑर्गन है जो कि एक्सपैंड हो सकता है जब उसके अंदर फूड एंटर करता है। जब इसके अंदर फूड आता है तो इट हैज द एबिलिटी टू एक्सपैंड। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विद द मोर डाइजेस्टिव जूस। अब क्या होगा? जो वॉल्स ऑफ स्टमक होती हैं उनके पास भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस होती हैं, है ना। जो स्टमक है, स्टमक के पास, स्टमक के भी खुद एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे। वो एंजाइम्स क्या करेंगे? कहाँ प्रेजेंट होंगे? पहली बात तो वो ग्लैंड्स जो एंजाइम सिक्रीट करेंगे वो प्रेजेंट होंगे स्टमक की वॉल में। स्टमक के पास मस्कुलर वॉल है। ठीक, स्टमक खुद एक मस्कुलर ऑर्गन है तो मस्कुलर वॉल्स सिक्रीट करती हैं ये डाइजेस्टिव जूसेस जो कि किसमें हेल्प करती है? मिक्सिंग ऑफ फूड। ये फूड में जाके अब जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो मिक्स हो जाएंगे उस खाने में। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक। और वो कौन से ग्लैंड्स? ग्लैंड्स का नाम क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। माउथ में कौन से ग्लैंड्स थे? सलाइवरी ग्लैंड्स। ऐसे स्टमक के पास कौन से ग्लैंड्स हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। चलिए,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने के लिए, स्टमक के पास कौन से ग्लैंड्स होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है? ऑन द वॉल्स ऑफ द स्टमक, स्टमक की वॉल पे प्रेजेंट होंगे, और 3 तरीके के एंजाइम्स रिलीज करें, ठीक। these release हाइड्रोक्लोरिक एसिड which is HCl, a protein digesting enzyme called pepsin, दूसरा पेप्सिन रिलीज करेगा और एक म्यूकस रिलीज करेगा, ठीक है। 3 एंजाइम रिलीज किए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस, ठीक। चलिए, अब स्टमक ने क्या क्या रिलीज किया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। अब याद रखना, जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? स्टमक से स्टार्ट होता है प्रोटीन का डाइजेशन, ठीक। और कौन कराता है? पेप्सिन कराएगा, ठीक। पेप्सिन है, पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। प्रोटीन का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? स्टमक से स्टार्ट हुआ। चलिए, अब क्या है इसके पास? HCl है। अब HCl है मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसकी वजह से क्या होगा? इन्वायरमेंट स्टमक का कैसा होता है? एसिडिक होता है, ठीक। तो जितना भी फूड है वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक क्यों है? हमारे जो स्टमक का इन्वायरमेंट है वो एसिडिक क्यों है? इस एंजाइम को एक्ट करवाने के लिए जो पेप्सिन है, पेप्सिन तभी वर्क करेगा जब उसका इन्वायरमेंट, उसको एसिडिक इन्वायरमेंट मिलेगा, ठीक। पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये तभी एक्टिवेट होगा या ये तभी काम करेगा जब इसको एसिडिक इन्वायरमेंट मिलेगा। तो वो एसिडिक इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड कराता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारी पेट, जो हमारा स्टमक है, जो हमारी वॉल्स ऑफ स्टमक है, उनको प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर ज्यादा रिलीज हो गया, इट कॉजेस बर्निंग, बर्निंग हो सकती है, इसीलिए म्यूकस प्रेजेंट होता है। और ये म्यूकस क्या करता है? हमारे स्टमक की वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके एसिडिक नेचर से स्टमक को क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा म्यूकस। आई बात समझ में? The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin, जिसकी वजह से पेप्सिन एक्ट करता है या पेप्सिन एंजाइम जो है ये एक्टिवेट होगा। The mucus protects the inner lining of the stomach from acidic environment, ठीक। जो म्यूकस है वो किसको प्रोटेक्ट करता है? स्टमक को प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम एसिडिक एनवायरमेंट। जब आप बहुत ज्यादा हैवी फूड खा लेते हो, आपको लगता है आप एसिडिटी हो गई है ना। एसिडिटी कब होती है? जब एसिड का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है ना। आपको स्टमक में भी जलन, बर्निंग सेंसेशन होती है ना। आपकी ईसोफेगस में भी आपको बर्निंग सेंसेशन होती है। क्यों? क्योंकि इतना म्यूकस रिलीज नहीं हो पाता जितना एसिड रिलीज हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है? एसिडिटी हमें फील होती है ना, उसकी वजह से हमें एसिड रिफ्लक्स होता है। हाई बात समझ में? म्यूकस क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। पेप्सिन क्या करेगा? डाइजेस्टिव प्रोटीन का डाइजेशन कराता है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन्वायरमेंट एसिडिक बनाता है। किसके लिए? पेप्सिन, इस एंजाइम। हाई बात समझ में? तो अब चलिए एक बात बताइए, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ? कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो कहां से इनिशिएट हो गया था? माउथ से, है ना, माउथ से ही स्टार्ट हो गया। जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो कहां पे स्टार्ट हुआ? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हुआ फ्रॉम स्टमक, ठीक। अब हम देखेंगे फैट्स का डाइजेशन, ठीक। फैट्स का डाइजेशन स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, अभी हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां स्टार्ट हो गया? माउथ में स्टार्ट हो गया। प्रोटीन का डाइजेशन कहां स्टार्ट हुआ, कहां इनिशिएट हुआ? स्टमक में। और फैट्स का डाइजेशन कहां इनिशिएट होगा? अभी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक बात। चलिए, चलिए अब हम बढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना कहां पे आ गया? स्टमक से कहां पे आ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। द फूड मूव्स फ्रॉम द स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू मस्कुलर स्फिंक्टर। अब स्फिंक्टर क्या होते हैं? फ्लैप जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्फिंक्टर होता है। ये स्फिंक्टर कब ओपन एंड क्लोज होता है? प्रेशर के थ्रू, ठीक। जब स्फिंक्टर ओपन होगा, एक बॉल जैसा प्रेजेंट होगा, है ना, बिटवीन, ये कहां प्रेजेंट था? बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। बिटवीन स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन एक मस्कुलर स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा, या हम बोल सकते हैं बॉल जैसा होता है जो ओपन एंड क्लोज होता है, ठीक। ओपन होगा तब जितना भी खाना होगा वो स्टमक से कहां जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाएगा। और जब क्लोज होगा तो खाना पास नहीं हो सकता, ठीक। इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो सबसे लंबा पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल, है ना, और कॉइल्ड वे में प्रेजेंट होता है। The length of the small intestine differs in different animals depending on the food they eat. अब क्या होता है? जो हर्बीवोर्स हमने देखे थे, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों में जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो डिफर करती है, ठीक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ हर्बीवोर्स, जो ग्रास खाते हैं, है ना, जो ऑटोट्रॉप्स में फीड करते हैं, उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज्यादा लंबी होती है एज कंपेयर्ड टू एनिमल्स। जो कार्निवोर्स होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी छोटी होती है। देखते हैं क्यों? द हर्बीवोर्स ईटिंग ग्रास नीड अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेल्यूलोज टू बी डाइजेस्टेड, ठीक। सेल्यूलोज एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बहुत हार्ड होता है टू डाइजेस्ट, है ना, तो अब उसका डाइजेशन पूरा हो जाए, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन हर्बीवोर्स में बहुत ज्यादा लंबी होती है एज कंपेयर टू कार्निवोर्स। सेल्यूलोज का किस में प्रेजेंट होगा? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तो सेल्यूलोज का डाइजेशन इज अ बिट डिफिकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए हर्बीवोर्स की जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर होती है देन एनिमल्स, देन कार्निवोर्स, ठीक।
द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में आके जितना भी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है वो सब डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट अब डाइजेस्ट होना बाकी है या फैट्स एंड प्रोटीन, जितने भी डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक, चलिए अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो डाइजेस्ट होके क्या बनाएगा, कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है, फिर प्रोटीन डाइजेस्ट होके कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा या कौन सा कंपाउंड बनाएगा, एंड फैट्स। देखिए कार्बोहाइड्रेट का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है मोनोसैकेराइड, जिसको हम बोल सकते हैं सुक्रोज। ठीक, मैंने आपको एग्जांपल दिया है सुक्रोज। प्रोटीन किसका मिलके बना है, अमाइनो एसिड का, है ना। तो सबसे छोटा फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड। फैट्स का क्या होगा, ग्लिसरॉल, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स के सबसे छोटे पार्ट या हम बोल सकते हैं सबसे छोटा मॉलिक्यूल, या फिर हम बोल सकते हैं सुक्रोज। बहुत सारे सुक्रोज या बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलके क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। बहुत सारे ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड मिलके क्या बनाते हैं, फैट्स बनाते हैं। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में इन सारी चीजों का डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन का, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या बचा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या प्रोड्यूस किया, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास अब है सुक्रोज, अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल एंड फैटी। ठीक बात। अब क्योंकि ये फर्दर अब डाइजेस्ट नहीं होते और यही फॉर्म्स अब सेल क्या करेंगी, असिमुलेट करेंगी, मतलब अब्सॉर्ब करेंगी अपने अंदर, और यही सब क्या है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स। ठीक बात। चलिए अब क्या देखा था हमने कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, पूरा पूरा डाइजेशन हो जाएगा ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, तीनों का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। इट रिसीव्स द सिक्रीशन ऑफ लिवर एंड पैनक्रियाज। अब क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास डाइजेस्टिव जूसेस आएंगे लिवर और साथ साथ पैनक्रियाज के। ठीक, लिवर, गॉल ब्लैडर के भी एंड पैनक्रियाज के, तीनों के आएंगे। यहाँ पे गॉल भी लिख लो, गॉल ब्लैडर। वैसे तो गॉल ब्लैडर स्टोरेज का काम करता है, बट स्टिल। ठीक, चलिए तीनों के सिक्रीशन आ जाएंगे, लिवर एंड पैनक्रियाज का सिक्रीशन आ जाएगा। द फूड रिसीव्ड फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक। अब क्या होगा, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना आया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आया है वो कैसा आया है, स्टमक के थ्रू आया है ना। अब स्टमक में कैसा एनवायरमेंट था, एसिडिक, जिसकी वजह से फूड भी एसिडिक हो गया। तो अब जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन को मिला है वो कैसा है, एसिडिक इन नेचर है, एंड इट हैज टू बी मेड अल्कलाइन फॉर पैनक्रियाटिक जूसेस टू एक्ट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के जो खुद के जूसेस है और पैनक्रियाज के जो जूसेस है वो तभी एक्ट करेंगे या वो तभी एक्टिवेट होंगे जब उसका कंडीशन उसको कैसा मिलेगा, अल्कलाइन कंडीशन। तो अब उस फूड को हमें क्या बनाना है, अल्कलाइन बनाना। ठीक, तो फूड को अल्कलाइन कौन बनाता है, बाइल जूस, लिवर। तो लिवर है, लिवर का एक सिक्रीशन है, लिवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस सिक्रीट करेगा लिवर। ठीक, बाइल जूस सिक्रीट करेगा और क्या करेगा, इट एक्ट्स ऑन फैट डाइजेशन, फैट के डाइजेशन को क्या करता है, एनहांस करता है। और बाइल जूस क्या करता है, जो इन्वायरमेंट है वो कैसा बनाएगा, अल्कलाइन बनाता है इन्वायरमेंट। ठीक, एसिडिक से अल्कलाइन इन्वायरमेंट बनाएगा, और जो बाइल जूस है जो कि लिवर से रिलीज हुआ है वो फैट के डाइजेशन में भी हेल्प करेगा। ठीक बात। चलिए द बाइल सॉल्ट्स ब्रेक देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, बाइल सॉल्ट्स क्या करते हैं, फैट का डाइजेशन करेंगे, फैट को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। द पैनक्रियाज सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाज क्या सिक्रीट करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करते हैं, which contains enzymes like trypsin for the digestion of protein, lipase for the breakdown of fats। ठीक, अब पैनक्रियाटिक जूस भी अलग अलग एंजाइम सिक्रीट करता है, जैसे ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन किसमें हेल्प करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में, और लाइपेज किसमें हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन। आई बात समझ में। The walls of small intestine contain glands which secrete intestinal juice। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के खुद के भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन के पास खुद के भी कुछ ग्लैंड्स होंगे जो कि क्या सिक्रीट करते हैं, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट करते हैं। द एंजाइम प्रेजेंट इन इट, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो जूसेस होंगे, जो इंटेस्टाइनल एंजाइम्स होंगे, वो क्या करते हैं, इट फाइनली कन्वर्ट प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड। वो क्या करेंगे, प्रोटीन का किसमें कन्वर्जन करेंगे, अमाइनो एसिड में, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसका किसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज, सुक्रोज, इनमें कन्वर्ट करेंगे। एंड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, और फैट्स का कन्वर्जन किसमें करेंगे, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ठीक, नाउ द डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। अभी जितना भी डाइजेस्टेड फूड था, है ना, क्या क्या मिला हमें, ग्लूकोज मिला, अमाइनो एसिड मिला, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिला। ये सब क्या करेंगे, अब इन सब का अब्जॉर्प्शन कौन अब्सॉर्ब करेगा, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को, इंटेस्टाइन। वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन की वॉल्स पे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम बोलते हैं विलाई। ठीक, ये देखिए सपोज ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की वॉल्स पे ऐसे छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, है ना।
ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, अब्जॉर्प्शन बढ़ाते हैं। इससे क्या होगा, जितना भी हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो सब क्या होते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये विलाई सारे इन सिक्रीशंस को, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। आई बात समझ में? चलिए अब आप मुझे जल्दी जल्दी सारी चीजें बताइए कि कौन से एंजाइम्स कहाँ कहाँ सिक्रीट हो रहे थे। माउथ में कौन सा एंजाइम सिक्रीट हो रहा था? माउथ में क्या सिक्रीट हो रहा था? सलाइवरी अमाइलेज। क्या सिक्रीट हो रहा था माउथ में? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज किसका डाइजेशन कर रहा था? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कर रहा था सलाइवरी अमाइलेज। एक मिनट, चलो सलाइवरी अमाइलेज ने किसका डाइजेशन किया? कार्बोहाइड्रेट्स का। ठीक, चलिए फिर आते हैं स्टमक पे। ठीक, इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हुआ था, अब आएंगे हम स्टमक पे। स्टमक में कौन सा एंजाइम था जो कि डाइजेशन करा रहा था? पेप्सिन। ठीक, पेप्सिन किसका डाइजेशन कराता है? प्रोटीन्स का। ठीक, प्रोटीन का डाइजेशन इनिशिएट करता है। ठीक बात। फिर अब हम आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन में किस किस की सिक्रीशन आई? एक तो आई लिवर की सिक्रीशन। लिवर ने क्या सिक्रीट किया? बाइल जूस, है ना। लिवर ने क्या सिक्रीट किया? बाइल जूस सिक्रीट किया। और बाइल जूस ने किसका डाइजेशन कराया फर्दर? फैट्स का, फैट ग्लोब्यूल्स का, या बोल सकते हैं फैट का। ठीक बात। फिर आया पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, सॉरी फिर आया पैनक्रियाज। ठीक, पैनक्रियाज ने क्या सिक्रीट किया? पैनक्रियाटिक जूसेस। पैनक्रियाटिक जूसेस में कौन से एंजाइम थे? एक तो था ट्रिप्सिन, है ना, और एक था लाइपेज। सॉरी, एक क्या था? ट्रिप्सिन, दूसरा था लाइपेज। ट्रिप्सिन ने क्या काम किया? ट्रिप्सिन ने किया कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन टू, प्रोटीन का डाइजेशन किया। चलिए ठीक है, ठीक, प्रोटीन का डाइजेशन किया। लाइपेज ने किसका डाइजेशन किया? फैट्स का डाइजेशन किया। ठीक बात। पैनक्रियाटिक जूसेस के एंजाइम्स। नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी एंजाइम्स प्रेजेंट है? स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल जूसेस प्रेजेंट थे, जो कि किसने किस किस को डाइजेस्ट किया? प्रोटीन्स को डाइजेस्ट किया फर्दर टू अमाइनो एसिड, है ना। क्या किया? प्रोटीन का डाइजेशन किया टू अमाइनो एसिड, है ना। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया टू ग्लूकोज, और फैट्स का डाइजेशन किया टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, है ना। ये किन्होंने किया? स्मॉल इंटेस्टाइन की एंजाइम्स ने कर दिया। ठीक बात। चलिए अब ये बात आप याद रखना, इनमें सारी चीजें मेंशन्ड है कि कौन से एंजाइम्स ने एक्ट किया और किन पे एक्ट किया, है ना। माउथ में कौन सिक्रीट हुए थे? सलाइवरी अमाइलेज, जिन्होंने कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट किया। स्टमक में प्रेजेंट था पेप्सिन, जिसने प्रोटीन का डाइजेशन इनिशिएट किया। लिवर से क्या रिलीज हुआ? बाइल जूस, जिसने फैट ग्लोब्यूल्स पे एक्ट किया। पैनक्रियाज ने सिक्रीट किया ट्रिप्सिन एंड लाइपेज, जिसने प्रोटीन एंड फैट का डाइजेशन किया। स्मॉल इंटेस्टाइन ने भी कुछ जूसेस सिक्रीट किए जो आपके एनसीईआरटी में तो मेंशन्ड नहीं है। चलिए, स्मॉल इंटेस्टाइन ने भी कुछ एंजाइम्स रिलीज किए। उन एंजाइम्स ने क्या किया? प्रोटीन का डाइजेशन किया टू अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन किया टू ग्लूकोज, एंड फैट्स का डाइजेशन किया टू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। आई बात समझ में? ये आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, ये आप याद कर लेना। चलिए अब स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जितना भी न्यूट्रिएंट्स थे वो सब तो स्मॉल इंटेस्टाइन ने अब्सॉर्ब कर लिए। अब जितना भी अनवांटेड मटेरियल होगा, वेस्ट मटेरियल होगा, या अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा और टॉक्सिन्स होंगे, वो सब कहाँ आ जाएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन के पास आएंगे। ठीक, द अनअब्सॉर्ब्ड फूड इज सेंड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर इट्स वॉल अब्सॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम इट्स मटेरियल। ठीक है, और पानी जितना भी उनके अंदर प्रेजेंट होगा और कुछ जितने भी न्यूट्रिएंट्स सपोज बच गए, वो सब कौन अब्सॉर्ब कर लेगा? लार्ज इंटेस्टाइन अब्सॉर्ब कर लेगा। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस। अब जितना भी हमारा अनवांटेड वेस्ट मटेरियल है वो वाया एनस बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाए। ठीक, द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर, और एनस के पास भी एक स्फिंक्टर प्रेजेंट है जिसका नाम है एनल स्फिंक्टर। ठीक, जब एनल स्फिंक्टर ओपन होगा तो जितना भी हमारा वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड, अनअब्सॉर्ब्ड फूड है वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाए। आई बात समझ में कि कैसे डाइजेशन होता है, कौन से पार्ट्स क्या क्या सिक्रीट करते हैं, क्या क्या फंक्शन होता है हर ऑर्गन का। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डाइजेशन। नेक्स्ट क्लास में अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेस्पिरेशन, कि हमने जितना भी खाना अब्सॉर्ब किया है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करे हैं, उससे एनर्जी कैसे मिलती है ना।
उससे एटीपी कैसे जनरेट होती है, एनर्जी कैसे मिलती है हमें हमारी बॉडी को, वो अब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास विच इज अबाउट रेस्पिरेशन। ठीक है, चलिए आई होप आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है रिगार्डिंग दिस लेक्चर, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।